लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह बनाया गया था 1905 में बनाया गया था, जो कि एक भारतीय संगठन था। इसकी स्थापना देखा जाए अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों जैसे कि इसमें हो जाएगा भीखाजी कामा मैडम, भीखाजी कामा। इसके अलावा राणा, एस राणा, दादा भाई नौरोजी। उस समय देखा जाए तो वैसे 4 लोग उस समय ब्रिटेन में मौजूद थे, जिसमें से एक खुद थे यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के लिए किसान आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया हुआ था? खेड़ा, अहमदाबाद, बारदोली, इसके अलावा है लाहौर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बारदोली में यहाँ पे किया गया था। बारदोली सत्याग्रह की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1928 है इसका टाइम पीरियड, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भूमि राजस्व में देखा जाए यहाँ पे तो 30% की यहाँ पे वृद्धि कर दी गई थी। और इसी के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली में किसानों द्वारा कह सकते हैं कि एक अराजस्व अभियान चलाया गया। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी मात्रा में महिलाओं को भी लामबंद करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरदार की उपाधि उनको यही मिली हुई थी। बड़े पैमाने पर मवेशी और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई। भरसक पूरा यहाँ पे दबाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे जो जांच समिति था, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह से हम लोग कंपेरिजन करें कि वहाँ पे भी नील आयोग का गठन किया गया था, यहाँ पे भी एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई कि जो 30% की जो वृद्धि था इसको कम करके डिक्रीज करके यहाँ पे 6.03% कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पाठ में महावीर की शिक्षाएं शामिल है जो भिक्षुओं को पालन की जाने वाली आचार संहिता को निर्धारित करती है? संग्रहणी सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, पंचकल्प सूत्र। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, उत्तर ध्यान सूत्र। उत्तर ध्यान सूत्र में महावीर की शिक्षाएं शामिल है। महावीर की शिक्षाएं शामिल है जो भिक्षुओं को पालन करने वाली आचार संहिता को निर्धारित करती है। यह धार्मिक सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में प्रचार करता है और ऐसे सिद्धांतों और प्रथाओं पर स्थापित कई कहानियां, संवाद और उदाहरण भी बताता है। इसके अलावा बाकी और सूत्र इसे भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है यहाँ पे संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र 12वीं शताब्दी में रचित एक ब्रह्मांड संबंधी पाठ है, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के मानचित्रण के बारे में बतलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक शब्द, यूनिवर्स से रिलेटेड है। वैसे ही यहाँ पे है अनुयोग द्वार सूत्र। इसका जो संबंध है यहाँ पे उपदेश देने के तरीकों के बारे में बतलाया गया है। उपदेश देने के तरीकों के बारे में बतलाया गया है। वैसे ही है यहाँ पे पंचकल्प सूत्र। इसमें भिक्षुओं और ननों को दैनिक संस्कारों और अनुष्ठानों की व्याख्या करता है, या फिर कह सकते हैं इसमें आगम को केवल बिखरे हुए, ठीक है, अध्याय ही उपलब्ध करा पाता है। तो भिक्षुओं से यह संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखी थी जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया हुआ था? अल बुखारी है, अल ख्वारिजमी, अल बरूनी, इसके अलावा है अल किंदी। यहाँ पे दिया हुआ है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? 11वीं शताब्दी के आरंभ में देखा जाए भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था। काफ़ी फेमस नाम है अल बरूनी। अल बरूनी को
चर्चा कर लेते हैं। यह एक ईरानी विद्वान था। उसने आधुनिक भूगणित लिखा हुआ था, या फिर उसका इसे जनक भी माना जाता है, अलबरूनी को। इसकी जो बुक काफ़ी फेमस है, किताब उल हिंद, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी में अलबरूनी के द्वारा ही यहाँ पे लिखा गया एक अरबी पुस्तक है। और इसको यहाँ पे तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इस पुस्तक में भारत में देखा जाए तो जाति व्यवस्था से संबंधित है, पूछा जा सकता है, जाति व्यवस्था से संबंधित है। अलबरूनी के बारे में कुछ और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि अलबरूनी ने केरल को मालाबार कहा। हालांकि पश्चिमी तट से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। केरल को मालाबार कहा। उसने 1017 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की हुई थी। अलबरूनी के कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पे जेम्स हो जाएगा, द मसूदी कैनन हो गया, जो भी उसकी रचनाएं हैं। इसके अलावा कुछ और भी नामों को हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी फेमस नाम है। जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अल बुखारी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये में दिया भी है यहाँ पे। अल बुखारी एक फारसी इस्लामी विद्वान था जो बुखारा में पैदा हुआ था। बुखारा जगह है, बुखारा में पैदा हुआ था। वैसे ही है यहाँ पे अल ख्वारिज़म एक मुस्लिम गणितज्ञ था जिसने यूरोपीय गणित में हिंदू अरबी अंकों और बीज गणित की अवधारणाओं को पेश किया हुआ था। लास्ट में है अल किंदी। इसको यहाँ पे लोकप्रिय रूप से देखा जाए तो अरबों का दार्शनिक भी कहा जाता है। अरबों का दार्शनिक भी यहाँ पे कहा जाता है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित चुनावों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आयोजित किया गया था? 1926, 1937, 1945। यहाँ पे देख पा रहे केंद्रीय विधानसभा कह रहा है कि इसके निम्नलिखित चुनाव कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यहाँ पे किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कह सकते हैं कि उतना ही आसान भी है। 1945 में देखेंगे यहाँ पे तो उस समय तो देखा जाए तो कैबिनेट मिशन वगैरह की अवधारणाएं आ चुकी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो दो ही ऑप्शन यहाँ पे सही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो है यहाँ पे ए 1926 और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 1937। 1926 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1937। 1945 यहाँ पे नहीं होगा। तो ए और बी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ए और यहाँ पे मैं इसको बी बना देता हूँ। देख पा रहे हैं दोनों जगह यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए और बी। जैसे हम लोग बात करते हैं 1926 का जो आम चुनाव हुआ था अक्टूबर नवंबर 1926 के बीच ब्रिटिश भारत में आयोजित किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसमें देखा जाए तो बंगाल और मद्रास में प्रांतीय परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी विजयी रही थी और उसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बिहार और उड़ीसा में बढ़त भी बनाई हुई थी स्वराज पार्टी ने। 1937 का चुनाव की हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी इस चुनाव में। इसमें देखा जाए 102 निर्वाचित सीटों में से 59 सीटें यहाँ पे कांग्रेस ने जीती हुई थी। हालांकि इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव इसमें किस अधिनियम के तहत रखा गया था? तो हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। लेकिन यह पूरा नहीं हो सका क्योंकि रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए देखा जाए केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के शर्तों के तहत ही यहाँ पे किया गया था। इस प्रकार करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी।
निम्नलिखित में से कौन सा शासक शक से संबंधित है? शक शासक से संबंधित है। नंबर 1 है माउज, दूसरा है सुबल, उसके बाद है रुद्रदमन प्रथम, उसके बाद है यहाँ पे चस्तना। अब यहाँ पे दिया हुआ है शक शासक से संबंधित नहीं है, नाम से ही लग रहा है क्योंकि शक बाहर से आए हुए लोग हैं, और राजा यहाँ पे सुबल दिया हुआ है, प्रोनाउंसिएशन ही आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, तो सुबल यहाँ पे नहीं है, यही होगा करेक्ट उत्तर। बाकी और शासकों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है माउज, इसके बारे में जान लेते हैं। माउज, इसका शासन जो काल है थोड़ा बहुत विवादास्पद है, उसको मैं मेंशन नहीं करूँगा। इसे मोगा के नाम से जाना जाता है, शायद आपको याद आ गया होगा। माउज जिसे मोगा के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले इंडो सिथियन राजा यही था। इंडो सिथियन राजा यही हुआ करता था। इसका पुत्र था जो काफ़ी फेमस हुआ, एजेस प्रथम। एजेस प्रथम ने हिप्पो अस्ट्राटेस को हराकर शेष भारत यूनानी क्षेत्रों को यहाँ पे अधिग्रहण किया था। भारत हो गया और यूनान के क्षेत्रों तक इसने साम्राज्य विस्तार किया हुआ था। माउस द्वारा जारी किए गए कई सिक्के भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के, जैसे कि इसमें बौद्ध और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह भी हैं। इन सिक्कों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं यूनानी और खरोष्टी हो जाएगी। यूनानी यूनान की, और खरोष्टी जैसे कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती थी, खरोष्टी भाषा भी शामिल थी। इसने गंधार पर शासन भी किया हुआ था। गंधार काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गंधार। बाकी और भी शासक है, जैसे कि राजा सुबल की चर्चा कर लेते हैं। राजा सुबल ने गंधार पर शासन किया हुआ था। वैसे ही है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है रुद्रदमन प्रथम। इसे शक शासकों में सबसे महान माना जाता है। शक शासक में सबसे लीजेंडरी शासक माना जाता है। वह पश्चिमी क्षत्रप राजवंश से था। पश्चिमी क्षत्रप राजवंश से था। शक आए थे भारत में तो कई सारे क्षेत्रों में फैल गए थे। इसमें यह पश्चिमी क्षत्रप राजवंश से बिलोंग करता था। इसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील के मरम्मत के कार्य का संचालन किया था। सुदर्शन झील आपको ध्यान होगा, रुद्रदमन प्रथम के समय उसका कह सकते हैं कि रिपेयरिंग करवाया गया था। इसके द्वारा एक हिंदू महिला से शादी किया गया था और हिंदू धर्म आगे चल के अपना लिया गया था। हिंदू धर्म अपना लिया गया था। इसने सातवाहनों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखा, जैसे कि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी उनका खुद दामाद था, लेकिन फिर भी देखेंगे तो कई सारे युद्ध सातवाहनों का हुआ ही हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे चस्तना, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। चस्तना वह उज्जैन पर शासन करने वाला पश्चिमी क्षत्रप वंशों में से एक शक शासक था। टॉलमी ने उसका उल्लेख टीस्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीस्थनीज या टेस्टेंस के रूप में किया हुआ है चस्तना का, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासकों द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्योहारों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था? इब्न बतूता, मार्को पोलो, डोमिंगो पेस। इसके अलावा है यहाँ पे अल्थानाइसियस निकीतन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, डोमिंगो पेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि यात्री है यह भी, डोमिंगो पेस। विजयनगर का सबसे विस्तृत इतिहास इसी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया हुआ था। लगभग देखा जाए 1520 से 22 के दौरान यह विजयनगर में आया हुआ था। इसने आगंतुक शहरों की दीवारें, फाटक, सड़क और बाजारों के साथ साथ शहर के प्रमुख मंदिरों के बारे में अमूल्य जानकारी दिया हुआ है। बहुत सारा कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम्पी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, जो अपने आप में देखा जाए किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर। डोमिंगो पेस ने
विजयनगर साम्राज्य में जो महानवमी का जो त्यौहार मनाया जाता था, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है डोमिंगो पेश ने। महानवमी त्यौहार का विस्तार से वर्णन किया है, जिसकी शुरुआत मतलब उसके द्वारा बताया जा रहा है कि राजा के महल के भीतर की तैयारियों से होती थी, जहां समारोह को विजय घर में आयोजित किया जाता था। सभी को कीमती कपड़ों से यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि मतलब होता है ना, दान पात्र बहुत सारा यहाँ पे दिया जाता था अपने लोगों को, अपने नागरिकों को। नागरिक नहीं कहेंगे, प्रजा ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था? रॉलेट एक्ट पारित करने के वजह में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके अलावा है यहाँ पे चौरी चौरी घटना, चौरी चौरा घटना। इसमें देखा जाए खिलाफत या फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया था, बहुत आसान सा जवाब होगा चौरी चौरा घटना, चौरी चौरिया घटना। इसमें हुआ था चौरी चौरी घटना ने गांधी को असहयोग खिलाफत आंदोलन को बंद करने का नेतृत्व यहाँ पे दिया हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ हुई थी, एक थाने में आग लगा दी थी, उसमें कुछ लोग मारे गए थे। तो फिर इसमें ये हो सकता था कि अंग्रेज लोग दमनकारी नीति अपनी अपनाए, जिसमें बहुत सारे निर्दोष भी मारे जाते। तो चौरा चौरी घटना इसमें काफ़ी उपयुक्त उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। बाकी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि रॉलेट एक्ट पारित करने के लिए, रॉलेट एक्ट जिसे कोई ठीक है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है। इसे मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने उन्हें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जैसे कि उनके बारे में जान लेते हैं। उनकी प्रसिद्ध घोषणा थी, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ब्रिटिश सरकार ने उनको भारतीय अशांति का जनक कहा। उसके बाद है यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड। डेट बार बार आपको याद रखना होगा, 13 अप्रैल 1919 को एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने 2 राष्ट्रवादी नेताओं, जिसमें कि सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश यहाँ पे दिया हुआ था। लोकप्रिय नाटक मालविकाग्निमित्रम के अनुसार निम्नलिखित में से किस शुंग शासक ने सिंधु नदी के तटों पर यूनानियों को हराया हुआ था? पुष्यमित्र है, अग्निमित्र, भागभद्र, वसुमित्र। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, वसुमित्र के द्वारा। कालिदास का एक नाटक है जिसका नाम है यहाँ पे मालविकाग्निमित्र में पुष्यभूति शुंग के पोता, पुष्यभूति शुंग का पोता है यहाँ पे वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा यूनानियों को हराया था। नाटक के अनुसार पुष्यमित्र ने अपने पोते वसुमित्र को यहाँ पे भेजा हुआ था। वसुमित्र का एक और नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र को भेजा हुआ था, जिसने अश्वमेध यज्ञ के प्रदर्शन से पहले विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा के दौरान बलि के घोड़े को यहाँ पे ले लिया था। प्रसिद्ध कामागाटू मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? रॉयल इंडिया नेवी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी, अनुशूलन समिति। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, गदर पार्टी। ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी। देखा जाए 1914 में हुआ था। कामागाटू एक जापानी जहाज का नाम था, एक जापानी जहाज का नाम था। जहाज ने 376 भारतीय यात्रियों को जल मार्ग से कई अन्य बंदरगाहों के माध्यम से हांगकांग से इसने कनाडा पहुंचाया था। हांगकांग से कनाडा पहुंचाया हुआ था। जब यह कनाडा के वैंकूवर में पहुंचा, कनाडा में काफ़ी फेमस पोर्ट वैंकूवर पहुंचा, तो कैनेडियन सरकार ने उन यात्रियों को प्रवेश से वंचित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। जहाज को वापस कोलकाता में लाया गया, जिस बंदरगाह था का नाम था बज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बज बंदरगाह पर यहाँ पे
लाया गया। अब यही था कि ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश सेना पहले से तैयार थे। आते ही इन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया गया, जिसमें देखा जाए कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए। और मारे गए लोगों में अधिकतर जो लोग थे यहाँ पे गदर पार्टी से यहाँ पे बिलोंग करते थे। और ब्रिटिश पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन के बहिष्कार का गलत कारण है? कोई सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, कोई वित्तीय विचलन प्रस्तावित नहीं किया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा साइमन कमीशन के बहिष्कार का गलत कारण है। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, चूँकि ये जो अध्यक्ष था ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, इससे भारतीय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं था, जो भी मांगे थी इसमें सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बाकी सब करेक्ट है। गलत हो जाएगा यहाँ पे सी। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन के नाम से 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग को यह तय करने का उद्देश्य था कि भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है कि नहीं है। अब यही था, इसके द्वारा कुछ कह सकते हैं कि कुछ सीमाएं थी, जैसे कि आयोग में कोई भारतीय सदस्य मेंबर यहाँ पे भारतीय नहीं था। गवर्नर जनरल की स्थिति यहाँ पे अप्रभावित रही थी। इसके अलावा कोई सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, जैसे कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। कोई वित्तीय विचलन प्रस्तावित नहीं किया गया था। पृथक निर्वाचन को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस ने 1927 में अपने मद्रास सत्र में आयोग का विरोध करने का निर्णय लिया। इसमें देखा जाए तो जिन्ना ने भी कलकत्ता में आयोग का बहिष्कार किया। देश भर में साइमन गो बैक के नारे और बैनर लगाए गए। धनवंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके अलावा हो जाएगा स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार देखा जाए तो 9 रत्नों से सुशोभित था। 9 रत्नों से सुशोभित था, इसीलिए वह काफ़ी प्रसिद्ध था। वह पूरा देखा जाए 9 लोगों का एक समूह था, जो साहित्य और कला के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी लोग थे। और इन्हीं की वजह से माना जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था। धनवंतरी और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसके अलावा देखा जाए तो कालिदास को ये नाम दिया जा सकता है, ठीक है, अमर कवि के नाम से। अमर कवि और नाटककार के नाम से भी जाना जाता है। और वह एक अद्वितीय प्रतिभा है, फिर अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, जिनकी रचनाएं आधुनिक दुनिया में प्रसिद्ध हुई। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए धनवंतरी एक महान चिकित्सक थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी आंदोलन से जुड़े हुए थे? सुहरावर्दी, चिश्ती, फिरदौसी, इसके अलावा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सुहरावर्दी देखा जाए उस समय भारत में प्रवेश किया, जैसे कि जब चिश्ती सिलसिला चल रहा था, ठीक है, बहुत सारी सिलसिलाएं चल रही थी, उसी समय सुहरावर्दी भी भारत में आया हुआ था। लेकिन इसकी गतिविधियां बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर, जैसे कि पंजाब और मुल्तान तक, ठीक है, सीमित क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिली। इसकी जो स्थापना जो किया गया था, पूछा भी गया है, इसकी स्थापना शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन भारत में इसके संस्थापक माना जाता है लगभग मुल्तान के पास कोट करोर में शेख बहाउद्दीन जकारिया। चूँकि संगीत वगैरह के लोग विरोध करते थे, इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा सुहरावर्दी। ओवरऑल इसकी स्थापना देखा जाए तो सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा, लेकिन भारत में अगर बात आएगा तो आपको ध्यान रखना है शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में
मुगल सत्ता के खिलाफ विरोध किया? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, बंदा बहादुर, इसके अलावा है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, बंदा बहादुर। क्योंकि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और ये विद्रोह जारी भी रहा। बंदा बहादुर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुवृत्ति की जो संस्था समाप्त हो गई, क्योंकि कई सारे गुरुओं को यहाँ पे हत्या कर दिया गया था। गुरुवृत्ति की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके भरोसेमंद जो शिष्य थे, बस यही था, ठीक है, बंदा बहादुर, इनके पास यहाँ पे चला गया। अब बंदा बहादुर एक सिख योद्धा और खालसा सेना के सेनापति भी थे और पंजाब में अपना खालसा शासन चलाने के लिए, खालसा शासन चलाने के लिए, ठीक है, या फिर बनाने के बाद देखा जाए उस समय खालसा की स्थापना हो ही गई थी। बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी शासन को समाप्त कर दिया और भूमि जोतने वाले संपत्ति का भी अधिकार किया गया। धीरे धीरे देखेंगे तो फाइनेंशियली कहीं न कहीं सिख यहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। बंदा सिंह ने दिल्ली से लाहौर तक पंजाब की निचली जाति और किसानों के साथ मिलकर रैली की थी और लगभग 8 वर्षों तक मुगल की सेना के खिलाफ जोरदार यहाँ पे संघर्ष किया हुआ था। और फिर ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, 1716 में देखेंगे उस समय मुगल बादशाह फर्रुखशेर हुआ करता था और फर्रुखशेर के आदेशानुसार इनको यहाँ पे मौत की सज़ा दे दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश की थी? डोमिनियन स्टेट्स, लोकतांत्रिक केंद्र, वयस्क मताधिकार। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट की। चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर मैं बता दूँ, नेहरू रिपोर्ट में देखेंगे पूरा का पूरा जो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। जैसे कि नेहरू समिति को और फिर नेहरू समिति की रिपोर्ट को संविधान का मसौदा भी कहा जाता है। संविधान का मसौदा भी कहा जाता है, जिसे 1928 में तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। केंद्र के पास देखा जाए अवशिष्ट शक्तियों के साथ, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के एक संघीय रूप अस्तित्व में लाने की यहाँ पे सिफारिश की गई थी। जैसे केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी, मंत्रालय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होगी। तो लोकतांत्रिक केंद्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 19 मौलिक अधिकार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 फंडामेंटल राइट थे, जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी शामिल था, जब तक कि वो अयोग्य ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गवर्नर जनरल भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, उन्हें ब्रिटिश सम्राट द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रस्ताव इसमें लाया गया था। प्रांतों को भाषाई आधार पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों को भाषाई आधार पे बनाया जाएगा और किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट, अलग निर्वाचक मंडल नहीं थी। इसने अल्पसंख्यकों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया हुआ था। इसने केंद्र में और उन प्रांतों में मुसलमान के लिए सीटों के लिए आरक्षण प्रदान किया जहां वे अल्पसंख्यक थे, न कि बंगाल और पंजाब में, जहां उनकी संख्या अच्छी खासी थी, वहां पे उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। इस तरह देखा जाए यहाँ पे तो इसने गैर मुसलमानों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया हुआ था। इस प्रकार देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल, ये भी बिल्कुल सही प्रतीत होता है। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संत को क्या कहा जाता है? वैष्णव भक्ति संत को क्या कहा जाता है? एक है अलवार, उसके बाद है दूसरा नयनार, सगुण, और उसके बाद है उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे वैष्णव
कह सकते हैं कि धर्म का जो संबंध है बिल्कुल यहाँ पे अलवार से हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, अलवार। बाकी से ठीक है, बारी बारी से हम लोग सबकी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सगुण को लेके। सगुण क्या है यहाँ पे? तो सगुण भक्ति देखिए किसी रूप और गुण वाले भगवान की भक्ति और प्रार्थना को संदर्भित करता है। अर्थात यहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक सगुण और दूसरा है निर्गुण। निर्गुण बिल्कुल ही कुछ मतलब जो बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट भक्त और दूसरा है यहाँ पे ईश्वर, डायरेक्ट वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। लेकिन सगुण में क्या हो जाता है, ठीक है, माध्यम बन जाता है। जबकि देखा जाए निर्गुण भक्ति के तौर पे यहाँ पे किया जाता है। निराकार भगवान है जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, उसमें भक्ति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। सगुण में देखेंगे तो मूर्ति वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है इसमें। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा नयनार। नयनार और देखिए जो अलवार जो तमिल कवि जो संत थे, उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी से बहुत तेजी से आगे भी आया। नयनार देखा जाए भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह था, जबकि अलवार संतों का वह समूह था जो भगवान विष्णु वैष्णव भक्ति के लिए समर्पित था। इसमें कुछ और भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि नयनार और अलवार जगह जगह जाते थे और वे जहाँ भी जाते थे उन गांव में विराजमान देवताओं की स्तुति में उत्तम कविता और भजन की रचना करते थे। इसमें देखा जाए टोटल 63 नयनार थे। नयनार में आपको ध्यान रखना है, जिससे इसमें अछूत जो भी लोग थे, श्रमिक थे, किसान थे, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, ये सारे लोग थे। अर्थात अधिकतर आप देखेंगे यहाँ पे निम्न जाति से बिलोंग करने वाले लोग थे। वहीं जो अलवार देखेंगे लगभग 12 अलवार थे। इसमें समान रूप से जो भी विवादास्पद पृष्ठभूमि से आए हुए थे, खासकर ध्यान रखिएगा विवादास्पद पृष्ठभूमि से आए हुए थे, वहाँ से लोग बिलोंग करते थे। थोड़ा माइक्रो लेवल का प्रश्न है लेकिन कॉन्सेप्चुअली पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंद गुप्त की हूड़ों पर विजय का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ शिलालेख, कहोम शिलालेख, भित्री शिलालेख, इसके अलावा है तुमैन शिलालेख। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भित्री शिलालेख। भित्री शिलालेख। स्कंद गुप्त की हम लोग बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड है 455 से लेके 467 ईस्वी तक इसने गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। माना जाता है कि स्कंद गुप्त ने गुप्त साम्राज्य को पुनः इसने स्थापित किया हुआ था। देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो इतना बड़ा साम्राज्य जो बनाया गया था वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, लेकिन इसने गुप्त साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। चूँकि इसी के समय देखेंगे यहाँ पे हूणों का आक्रमण बड़ी तेज़ी से हो रहा था, तो हूणों की आक्रमण को पूरी तरीके से इसने असफल बना दिया और उसी की जो चर्चा है आपको भित्री शिलालेख में देखने के लिए मिल जाती है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भित्री शिलालेख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का, फिर स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, नंबर 1 है यहाँ पे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया हुआ था और चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के खिलाफ संकल्प लिया गया था। यहाँ पे देखा जाए तो 1931 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों? चूँकि देखेंगे राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था। मार्च 1931 में जैसे कि गांधी इरविन समझौता का समर्थन करने के लिए कांग्रेस में, मतलब कराची में देखेंगे कांग्रेस का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। और ये जो सत्र था उस समय आयोजित किया गया था, जो सत्र से महज 6 दिन पहले देखेंगे, आपको समझना है 6 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। इसीलिए ये जब सत्र होने जा रहा था तो देखेंगे लाहौर में हुआ था, पश्चिम उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ, तो पंजाब नौजवान भारत सभा द्वारा काले झंडे के माध्यम से, ठीक है, इसका विरोध भी किया गया था। वल्लभ भाई पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल इसकी यहाँ पे अध्यक्षता की हुई थी।
राजनीतिक हिंसा को अस्वीकार करते हुए और खुद उससे अलग करते हुए जब इस प्रकार का झंडा दिखाया गया था तो कांग्रेस ने 3 शहीदों की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा भी की, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। दिल्ली समझौते या गांधी इरविन समझौते का इसमें समर्थन किया गया था और 2 प्रस्तावों को इसमें अपनाया गया था, एक मौलिक अधिकार पर और दूसरा आर्थिक कार्यक्रम पर, जिसने सत्र को विशेष रूप से यादगार बनाया हुआ था। अब यहीं से देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था। अब इस राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर जो भी प्रस्ताव थे, जैसे कि राजस्व में कमी करना था, मतलब लगान और राजस्व में कमी करना था, यहाँ पे भूस्वामी और किसानियों के मामले में लगान और राजस्व में कमी करना था, कृषि ऋणग्रस्तता से यहाँ पे राहत देना था, इसके अलावा सूदखोरों पर नियंत्रण करना था। इसे बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे प्रस्ताव इसमें लाया गया था। निम्न का यहाँ पे मिलान कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ यहाँ पे प्रतीक दिया गया है। पुराना है चेर चोल पांड्या, संगम राजवंश के तहत। अब यहाँ पे प्रतीक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान भी है, लेकिन माइनर मिस्टेक की वजह से यहाँ पे गलतियाँ होने लगती है। तो देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। जैसे कि नंबर 1 बात करते हैं हम लोग चोल की। तो चोल जो कि चोलामंडल भी जिनको बोला जाता है, इनके मध्य और उत्तरी भागों में शासन किया। चोल चेर, और कह सकते हैं कि इधर मैं आपको बना देता हूँ, ऊपर हो जाएगा चोल ऊपर की तरफ, और इधर हो जाएगा चेर, इधर हो जाएगा चोल, और इधर हो जाएगा ये आपका पांड्या, और इधर हो जाएगा केरला की तरफ हो जाएगा यहाँ पे चेरा, चेरा। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबको। नंबर 1 है यहाँ पे, नंबर 1 है यहाँ पे चोल ऊपर की तरफ। इसकी राजधानी जो हुआ करती थी चोलों का, सब मिक्स था यहाँ पे, मैंने सेपरेट सेपरेट यहाँ पे कर दिया है। उसकी राजधानी यहाँ पे उरायूर हुआ करती थी, जो कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उरायूर। इसके जो प्रतीक जो चिन्ह था चीता था, चोल का हो जाएगा यहाँ पे चीता। उसकी एक कुशल नौसेना थी, उसके प्रमुख जो राजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकाल। इसका नाम जरूर आपको ध्यान में रख के चलना है, करिकाल था। व्यापार और वाणिज्य काफ़ी इनका समृद्ध था। तो ये आरंभिक चोल है, बाद में जब देखेंगे 9वीं 10वीं शताब्दी में जो बड़ा जो चोल आएंगे, विहंगम जो चोल आएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बात की जा रही है आरंभिक चोलों की। उसके बाद है दूसरे नंबर पे चेरा। इनका जो प्रतीक जो चिन्ह था यहाँ पे धनुष और बाढ़ हुआ करता था, धनुष और बाढ़ हुआ करता था। चेरों ने रोम के लोगों के साथ व्यापार करने में महत्ता जताई। चेरों का सबसे बड़ा जो शासक था सेन गुटवन, सेन गुटवन जो कि लाल चेहरा था, वह दक्षिण भारत से चीन में दूतावास भेजने वाला पहला व्यक्ति बना, नाम याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे पांड्या, मदुरई पर शासन करते थे। कोरकाई उनका मुख्य बंदरगाह था और उनका जो प्रतीक चिन्ह था मछली। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इधर तमिलनाडु की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ मछली बहुत मिलती है, तो उससे भी आप लिंक कर सकते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह था मछली था। उनका व्यापार काफ़ी समृद्ध था। इसके साम्राज्य में देखा जाए पांड्या में, तो जैसे कि सती प्रथा, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, सब उस समय आम बात थी। उन्होंने बलिदान के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों को संरक्षण भी दिया हुआ था। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, जवाहरलाल नेहरू। देखने से लग रहा है कितना और ऑप्शन दिया हुआ है। नवंबर 1931 में, नवंबर 1931 में दूसरा गोलमेज शुरू मतलब स्टार्टिंग हुआ था। कांग्रेस प्रतिनिधि इसमें देखा जाए, कांग्रेस प्रतिनिधि जैसे कि महात्मा गांधी, इसके साथ साथ रंगास्वामी अयंगर, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय सब थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। वहीं देखा जाए यहाँ पे शोषित वर्ग के प्रतिनिधि जैसे कि अंबेडकर, अंबेडकर हो जाएगा। और महिला प्रतिनिधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला प्रतिनिधि में हो जाएगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और अन्य प्रतिनिधियों में देखा जाए तो प्यारेलाल नैयर हो जाएगा, एनी बेसेंट, महादेव देसाई
ऐसे देखा जाए कुल मिला के 31 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विजयनगर के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए पानी प्राप्त करते थे? तुंगभद्रा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इनमें से कोई नहीं। इसका बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। विजयनगर में पानी की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बेसिन से पूरी होती थी। वे वर्षा जल के संचयन करने की भी व्यवस्था करते थे, क्योंकि यह प्रायद्वीप का सबसे शुष्क क्षेत्र हुआ करता था। क्योंकि इधर से देखिए मानसून जब एंट्री करेगी तो इधर से जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं इधर जाने तो नहीं देगी, और विजयनगर जस्ट यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है, इस साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसलिए देखा जाए तो यह प्रायद्वीप का सबसे शुष्क क्षेत्र था, दक्कन प्लेटू के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में एक टैंक बनाया गया था। इस टैंक का नाम बार बार पूछा जाता है। एक टैंक बनाया गया था और अब इसे कमलापुरम टैंक के नाम से जाना जाता है। कमलापुरम टैंक के नाम से जाना जाता है। इस टैंक से पानी न केवल आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था, बल्कि एक चैनल के माध्यम से शाही केंद्र तक भी पहुंचाया जाता था। इसमें एक नहर बना हुआ था जिसका नाम था हिरिया नहर। हिरिया नहर तुंगभद्रा नदी पर बने एक बांध से पानी खींचती थी, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम काल में जो प्रांत था पुहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आप लोगों ने ठीक है कन्नन और कोनी का जरूर ही कहानी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कोलन और कन्नगी की कहानी जरूर सुना होगा। उसी में ठीक है पुहार बंदरगाह की भी चर्चा होती है। तो बंदरगाह है यहाँ पे टंकसाला मुख्यालय सैन्य इकाई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, मैंने अभी मेंशन कर ही दिया पुहार बंदरगाह। संगम काल के दौरान भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, जबकि विदेशी व्यापार पर कस्टम ड्यूटी देखिए उस समय लगाई जाती थी, सीडी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। इसी में देखेंगे यहाँ पे पट्टिनपल्लम जो पुहार है, यहाँ पे पूरा नाम है इसका, ठीक है पुहार ध्यान रखेगा। पुहार के बंदरगाह में कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारियों को यह संदर्भित करता है। पुहार के बंदरगाह शहर विदेशी व्यापार के केंद्र बन गया था, क्योंकि बड़े जहाज़ों में जो भी कीमती सामान आते थे इसी जहाज़ों के माध्यम से इसी पोर्ट के माध्यम से, इसी बंदरगाह के माध्यम से प्रवेश करते थे। वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्य बंदरगाह में देखा जाए तो जैसे कि अरिकामेडु नाम बहुत फेमस है। अरकामेडु के साथ साथ कुछ और भी नाम यूपीएससी वगैरह पिछले बार पूछा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे टोंडी हो जाएगा, मुसीरी हो जाएगा, मुसीरी, कोरकार्ट और इसके अलावा हो जाएगा मरक्कानम पोर्ट शामिल है। 1937 में प्रांतों में मंत्रालयों के गठन के बाद कांग्रेस का शासन कितने दिनों तक कायम रहा? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, इसके अलावा है 31 महीने। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 28 महीने। क्योंकि आपको ध्यान होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 और 37 में चुनाव हुआ था, जिसके कारण 11 प्रांतों में से 8 के प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन हुआ था। अब जो 11 जो प्रांत है कभी कभी इसका नाम भी पूछ लेता है, जैसे कि मद्रास संयुक्त प्रांत, सुनते रहिए आप लोग, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, इसके अलावा हो जाएगा NWFP, बंगाल, पंजाब और हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे। तो 11 प्रांतों का नाम आप लोग ध्यान में रख के चलना होगा। ये जो चुनाव था आय और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार के तहत हुआ था, जिसमें आय को गणना किया गया था, एजुकेशन को भी गणना किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर 1939 में जब हिटलर के द्वारा जब पोलैंड पे आक्रमण कर दिया गया, समस्या उसके बाद से बढ़ गई। ठीक है,
तो हिटलर के द्वारा आक्रमण के पश्चात से ही देखेंगे तो फिर समस्या आने लगी और उसी समय यहाँ पे जबरदस्ती कांग्रेस के अनुमति के बिना भारत को यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था, जिसकी वजह से पूरा मंत्रिमंडल ने यहाँ पे समर्पण कर दिया था, कह सकते हैं इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 28 महीने चला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र, कादम्बरी, रत्नावली, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, रत्नावली। वेनसांग हर्ष के शासन के दौरान भारत आया हुआ था। हर्ष कला के महान संरक्षक थे, वे स्वयं एक कह सकते हैं कि निपुण लेखक थे और उनके द्वारा 3 जो पुस्तक लिखी गई थी ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे रत्नावली, दूसरा है यहाँ पे प्रियदर्शिका और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा नागानंद। हालांकि इतिहासकारों के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि एक शासक कितनी बड़ी 3 कृतियों का कैसे निर्माण कर सकता है, हो ना हो किसी के द्वारा लिखवाया होगा। खैर जो भी हो, लेकिन श्रेय जो दिया जाता है इसमें हर्षवर्धन को ही यहाँ पे दिया जाता है। बाणभट्ट, ये तो नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। बाणभट्ट उनका दरबारी कवि था और उन्होंने हर्षचरित की रचना की जो हर्ष के जीवन और कार्यों का विवरण देता है। निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजामी या फिर निजाम शाही राजवंश का शासन था? गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, अहमदनगर। अहमदनगर सल्तनत को निजाम शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना मलिक अहमद शाह बहरी के द्वारा 28 मई 1490 को जहांगीर खान के नेतृत्व वाली बहमनी सेना को हराकर किया गया था। अहमदनगर सल्तनत को अंततः देखा जाए 1636 में औरंगजेब ने जीत लिया हुआ था, जो उस समय दक्कन का मुगल वायसराय हुआ करता था। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 10 अगस्त 1941 को जारी किया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके अलावा है 2 और 3 दोनों। इसका करेक्ट उत्तर मैं बता दूं आपको हो जाएगा बी, अगस्त प्रस्ताव के बारे में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने दूसरे विश्व युद्ध के लिए कह सकते हैं कि आईएनसी हो गया और मुस्लिम लीग का समर्थन पाने के लिए कुछ उपाय सुझाया हुआ था, जिसे अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। अब ये जो अगस्त प्रस्ताव है देखिए 8 अगस्त 1940 को, ये ध्यान में आपको रख के चलना होगा। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान यहाँ पे किया गया था, जैसे कि अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करके वायसराय कार्यकारी परिषद का तत्काल यहाँ पे विस्तार करने का भी उद्देश्य था। एक युद्ध सलाहकार परिषद का निर्माण करना था। युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण करना था और भारत के सभी संवैधानिक समझौतों में देखा जाए अल्पसंख्यक समुदाय उसकी सहमति भी लेनी थी। अब यही समस्या था, जब अल्पसंख्यक समुदाय की सहमति लेनी थी संवैधानिक कह सकते हैं कि समझौतों में, तब तो समस्या आना ही तय ही था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की यहाँ पे मांग की हुई थी। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? खजुराहो, कांचीपुरम, सुचिंद्रम, इसके अलावा है महाबलीपुरम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, महाबलीपुरम। यह 5 रथों वाला फिर रथों संरचनाओं वाला एक हिस्सा है और रथ पर देखा जाए 38 शिलालेख है। इसमें एक मोनोलिथ रॉक कट है। बरामदे में देखा जाए शेर के आधार के 7 स्तंभ है और जो मंदिर की ओर यहाँ पे जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के अंत में पल्लव राजा जब आ गया तो नरसिंह वर्मन का नाम जरूर आएगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट काफी योग्य था, इसके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया हुआ था? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसके अलावा है सभी ने। देखेंगे यहाँ पे नमक सत्याग्रह में जो भाग लिया हुआ था, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, सभी महिलाओं के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। जैसे बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे सरोजनी नायडू। 21 मई को कवि सरोजनी नायडू ने बम्बई से लगभग देखा जाए, ठीक है, 150 मील उत्तर में एक क्षेत्र है धरसना साल्ट वर्ष पर इस मार्च का यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था। वह पहली महिला गवर्नर भी थी, यूपी की, आपको ध्यान में रख के चलना है। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा नाइटेंगल ऑफ इंडिया की उपाधि भी यहाँ पे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए यह दिया हुआ था, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। उनके पहले गुरु थे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने देश के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उनमें देशभक्ति की आग को पूरी तरीके से प्रज्वलित किया। दूसरा नाम है यहाँ पे देख पा रहे राजकुमारी अमृत कौर। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला थी जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने से पहले कौर महात्मा गांधी के सचिव भी हुआ करती थी, तो स्वाभाविक से नमक सत्याग्रह में वो भी पार्टिसिपेट की हुई थी। उसके बाद है यहाँ पे कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, समाज सुधारक, और स्वतंत्रता के बाद में भारत में खासकर भारतीय महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो हस्तशिल्प, करगा और रंगमंच के पुनर्जागरण के पीछे कह सकते हैं कि उन्हीं का यहाँ पे आइडिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, जब माना जाता है कि नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो गांधी जी से रिक्वेस्ट किया हुआ था। गांधी महिलाओं को शामिल करने के लिए पक्षधर नहीं थे, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के रिक्वेस्ट के बाद से ही यहाँ पे गांधी ने इसमें शामिल कर लिया, तो ध्यान रखिएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारसी राजा के पास अपना दूत भेजा हुआ था? खुसरो द्वितीय, छयारसा, साइरस, इसके अलावा है डेरियस। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, खुसरो द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 625 से लेके 626 ईस्वी में फारसी राजा खुसरो द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खुसरो द्वितीय को एक मनार्थ दूतावास यहाँ पे भेजा हुआ था, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य का दौरा किया हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय के प्रशासन की शक्ति और दक्षता से वह बहुत प्रभावित भी हुआ था। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि देखा जाए 630 में जब नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन पर विजय की गई थी, तो पुलकेशिन द्वितीय का अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अचीवमेंट था, क्योंकि उत्तर भारत में हर्ष भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद था। दोनों राजवंशों के बीच की जो सीमा यहाँ पे नर्मदा नदी यहाँ पे बन गई थी, नर्मदा नदी। हर्षवर्धन चाह रहा था नर्मदा नदी के नीचे जाए और पुलकेशिन द्वितीय अर्थात चालुक्य चाह रहा था हम नर्मदा नदी के ऊपर जाए, तो दोनों के बीच यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। एहोल प्रशस्ति में और इसके अलावा देखा जाए तो ह्वेनसांग के उल्लेखों में इसको वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? भारत को डोमिनियन दर्जा, भारतीय संविधान की रूपरेखा के लिए एक निर्वाचित घटक विधानसभा, भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी, गवर्नर जनरल की शक्तियां बरकरार रहेगी। क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी,
भारतीय संविधान की रूपरेखा के लिए एक निर्वाचित घटक विधानसभा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। चूंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन मार्च 1942 में भेजा गया था और भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के लिए या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाए भारतीय समर्थन प्राप्त करने का प्रस्ताव था। भारत पर आक्रमण करके जापानी खतरे ने इस मिशन को और यहाँ पे हवा दे दी थी। इसको और कह सकते हैं ना, मतलब आग में घी डालने का काम किया हुआ था और इसे दबाने के लिए भारतीय समर्थन की आवश्यकता थी। भारतीय सहयोग लेने के लिए मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर दबाव रहा था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और चीन देखा जाए। ठीक है, तो सब यहाँ पे दबाव बना ही रहे थे, जबकि भारतीय राष्ट्रवादी युद्ध के बाद पर्याप्त सत्ता हस्तांतरण और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ, अर्थात ये भी यहाँ पे असफल हो गया। क्रिप्स असफल हो गया।